हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल या फिर एएमयू बीबीए और एएमयू एमबीए और जामिया एमबीए। तो आज जैसा कि थंबनेल पर आपको दिख रहा है उससे देखकर ही आपको पता पड़ गया होगा कि आज हमारा डिस्कशन किसके अबाउट रहने वाला है, क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो दिस इज बच्चों लेक्चर नंबर 1। यहां पर हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सिलेबस टू शेप्स फॉर बीबीए एमबीए एसएससी सीजीएल। यहां पर एसएससी सीजीएल के लिए भी इस वजह से, क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी सीजीएल बैंक का जो सिलेबस है क्वांट्स का और जो एएमयू एमबीए जामिया का सिलेबस है क्वांट्स का वो बिल्कुल सेम है। और अच्छी बात यह है कि एएमयू एमबीए का जो लेवल होता है, जिस लेवल का एएमयू एमबीए पेपर सेट करता है, सेम लेवल आपका एसएससी सीजीएल का रहता है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वांट्स के बारे में। ये लेक्चर नंबर 1 क्वांट्स का है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वेटेज कितना रहता है, और एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज ज्योमेट्री। ओके, तो वेलकम। ओके, नाउ मैं यहां पर बात करूंगा सिलेबस की। सबसे पहले मैं क्वांट्स का सिलेबस आपको बताऊंगा। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द क्वांट्स फॉर एएमयू एमबीए एंट्रेंस। अगर आप एएमयू एमबीए या फिर जामिया एमबीए and BBA also, SSC CGL इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सिलेबस आपका क्वांट्स में रहने वाला है। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो कल मैंने रीजनिंग का क्लासिफिकेशन, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, ये सब डिस्कस करा था। उसी तरीके से आज हम क्वांट्स का क्लासिफिकेशन, क्वांट्स में क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ने हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ यूनिट वाइज अगर बात करें तो सबसे पहला यूनिट, यूनिट नंबर 1, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे। नंबर 1 इज टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, एंड नंबर 2 इज पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप्स एंड सिस्टम। इसको बहुत सारी बुक्स को अगर आप देखोगे तो उसमें पाइप्स एंड सिस्टम को पाइप्स एंड टैंक्स भी कहा गया है या टैप्स एंड टैंक्स भी कहा गया है, तो सेम चैप्टर है। ओके, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सेकेंड वन इज प्रॉफिट कॉमा लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। थर्ड वन इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसमें आएगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इसमें आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें आने वाला है आपका। और फोर्थ वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट परसेंटेज। ये 4 चैप्टर का मिलाकर के हमारा एक यूनिट, यूनिट नंबर 2 रहेगा। यूनिट नंबर 3, इसमें एक चैप्टर है हमारे पास प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। दिस इज यूनिट नंबर 3 जिसमें 3 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। देन यूनिट नंबर 4,
चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, permutation and combination, and third one is probability. Then unit number 5 एक ही चैप्टर रहेगा, ज्योमेट्री, एंड लास्ट वन इज यूनिट नंबर 6 एक ही चैप्टर रहेगा, नंबर सिस्टम। तो बोर्ड पर ये जो लिखा हुआ है, दिस इज द सिलेबस फॉर क्वांट्स। अगर आप एएमयू का बीबीए या फिर एमबीए, जामिया का एमबीए या एसएससी सीजीएल और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चैप्टर्स आपके रहने वाले हैं क्वांट्स के अंदर। वेटेज हमारा 25 मार्क्स, 25 नंबर के अंदर आपको ये सब देखने के लिए मिलता है, 25 मार्क्स, ठीक है। और चाहे आप एमबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जामिया या एमयू के, उसमें जो डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जो एएमयू में पूछी जाती है, एएमयू में पूछी जाती है लगभग 7 से 10 नंबर की, और जामिया में पूछी जाती है लगभग 15 से 25 नंबर की। ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये भी इसी 25 नंबर पर बेस्ड है, ओके। यानी आप डीआई वाला पार्ट तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने क्वांट्स का ये 25 नंबर का कायदे से पढ़ा हुआ है। एक वीडियो में पैटर्न के बारे में पहले ही बना चुका हूं कि क्या एएमयू एमबीए इस बार जामिया एमबीए के ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो वो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। वहां मैंने बताया कि यस और नो, हो सकता है करे या हो सकता है ना करे, क्योंकि इस बार जो एएमयू एमबीए का पेपर हुआ था उसमें अकेला इस पर्टिकुलर यूनिट से, ज्योमेट्री से कम 8 से लेके 10 नंबर का एएमयू ने पूछा था। ये एएमयू ने पहली बार किया है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया। आप लास्ट 7-6 इयर्स के पेपर उठा लो, एएमयू एमबीए के और जामिया एमबीए के, उन पेपर्स को देखो, तो एएमयू एमबीए पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे उसने 2 नंबर का यूनिट 1 से दे दिया, 5 नंबर का यूनिट 2 से दे दिया, 4 नंबर का यूनिट 3 से दे दिया, यूनिट 4 से एक क्वेश्चन उठा लिया, यूनिट 5 ज्योमेट्री से हार्डली 2 नंबर का पूछ लिया, और मिलाकर के 25 नंबर का पेपर बना करके आपको दे देता है पूरा क्वांट्स में। लेकिन इस बार एएमयू एमबीए ने जामिया को फॉलो करा और अकेले ज्योमेट्री वाले यूनिट से 10 नंबर का उठा लिया, 8 से 10 मार्क्स। तो हो सकता है इस बार भी एएमयू ऐसे ही करे, है ना, कोई भी यूनिट से ज्यादा मार्क्स का दे दे। तो हमारे लिए ईच एंड एवरी यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अब से हर चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुझसे पूछता है स्टूडेंट कि सर कौन सा कर लें, सब करना है, हर चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट है। टोटल चैप्टर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग आपके 14 चैप्टर हैं। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 14 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, 14 चैप्टर। ये 14 चैप्टर आपको क्या क्या दे रहे हैं, 25 नंबर क्वांट्स और लगभग 10 नंबर डीआई, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एक बार मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सिलेबस के बारे में पता पड़ जाए और आइडिया हो जाए। ओके, तो हम, ये तो सिलेबस के बारे में हो गया। हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम यूनिट नंबर 5 ही स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री, जो अपने आप में एक बड़ा यूनिट है। एएमयू ने इस बार इससे कम से कम 10 मार्क्स का पूछा था, तो वो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको वो बताता हूं। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, डेट इज रेक्टेंगल, ओके। तो आज हम लोग
जियोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जियोमेट्री, ये हम पढ़ने वाले हैं आज, जियोमेट्री। ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट है जियोमेट्री। इसका डिवीजन में अगर आपको बताऊं पढ़ना क्या क्या है, तो हमें दो शेप्स पढ़ने हैं, 2D और 3D। ठीक है, 2D के अंदर हम रेक्टेंगल पढ़ना चाहते हैं, हम स्क्वायर पढ़ना चाहते हैं, हम ट्राइंगल पढ़ना चाहते हैं, एंड द लास्ट वन इज सर्कल पढ़ना चाहते हैं। और 3D के अंदर हम क्यूबॉइड एंड क्यूब, कोन एंड सिलेंडर, थर्ड वन इज, हम कोन पढ़ना चाहते हैं, सिलेंडर पढ़ना चाहते हैं, थर्ड वन इज स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। अगर आपने ये शेप्स पढ़ लिए तो ज्योमेट्री कवर हो गया, जिसमें एएमयू ने 10 नंबर का पोर्शन इस बार दिया था। इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे लिए अब से। ओके, इस 3D वाले पोर्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2D वाला पोर्शन है, क्योंकि इससे सवाल कमी से आते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि पार्ट है, कुछ नहीं पता क्या आ जाए, पढ़ेंगे। लेकिन हम फोकस के साथ इस वाले पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल। तो आज मैं आपके साथ जो आज की क्लास में मेरा डिस्कशन रहेगा वो रेक्टेंगल का रहेगा। ओके, रेक्टेंगल ज्योमेट्री का 2D एक शेप है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट अस मूव ऑन रेक्टेंगल। ठीक है, मैं यहां से शेप्स भी ले सकता हूं क्या? शेप्स, हाँ जी ले सकते हैं। और रेक्टेंगल जैसा मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा, ये तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। इस शेप को हम लोग बेटा रेक्टेंगल बोलते हैं। हम आज रेक्टेंगल की स्टडी करेंगे। रेक्टेंगल, ठीक है, इस शेप को हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं। ए बी सी डी, जिसमें ये जो पार्ट है दैट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, एंड ये जो पार्ट है दैट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करवा देता हूं, डी को बी से, ठीक है, जो बहुत खूबसूरत सा नहीं लग रहा, लेकिन जब आप कनेक्ट करोगे तो सीधी लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक है, तो इस बीडी को हम लोग डायगोनल बोलेंगे। अब यहां ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, रेक्टेंगल 2D शेप है, 2D शेप है बच्चों, है ना, यानी इसके दो डायमेंशंस होंगे, दो डायमेंशंस। वो दो डायमेंशंस कौन कौन से हैं? L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ। ठीक है, अगर मैं बच्चों इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना चाहता हूं, एरिया, ठीक है, तो एरिया में कैसे लिखूंगा? A इज इक्वल टू L इंटू बी, L इंटू बी, और जो मेरी यूनिट आएगी वो यूनिट स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्सेट्रा, है ना। अगर मुझे इस शेप का एरिया निकालना है तो L इंटू बी, यानी यूनिट स्क्वायर उसकी यूनिट होगी, जैसे कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? मैंने बहुत सारी जगह पर यह सुना है, मतलब टीचर्स को बताते हुए कि पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड। गलत मीनिंग है। पेरीमीटर का मतलब क्या है? जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, आपको उसी पॉइंट पर वापस आ जाना है।
जैसे अगर मुझे डी पॉइंट से चलना मैंने स्टार्ट किया, मान लो ये कोई फील्ड है और मैंने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तो डी से लेकर सी तक गया, यानी मैंने डीसी कवर करा, प्लस फिर सी से लेकर बी तक गया, सी बी कवर करा, प्लस फिर बी से लेकर ए तक गया, मैंने बी ए कवर करा, प्लस फिर ए से लेकर डी पर आया, मैंने वापस ए डी कवर कर लिया। यानी जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करा है, घूम करके सारी साइड्स कवर करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाना है, डेट इज पेरीमीटर, जिसको सम ऑफ ऑल साइड्स कहना गलत है। इस बात की क्लैरिटी मैं आपको सर्कल में दूंगा। ओके, अब डीसी क्या है? लेंथ है। सी बी क्या है? विड्थ है। बी ए क्या है? ये भी लेंथ है। ए डी क्या है? ये विड्थ है। तो एल और एल ये हो गया 2L, बी और बी ये हो गया 2B। यहां से पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया कि मैंने 2 कॉमन लेना है और L प्लस बी। तो हम लोग बचपन में रट लेते हैं कि भाई पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? P इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। वो आया कैसे, क्यों होता है, वो क्लैरिटी मैं आपको दे चुका। इस पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है? सिर्फ यूनिट में होगा, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, एसेट्रा। ये पेरीमीटर और एरिया के यूनिट से आप पहचान करोगे। अगर यूनिट स्क्वायर्स में आंसर है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की बात कर रहा है। अगर यूनिट में आंसर है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, तो पेरीमीटर की बात कर रहा है। ओके, नाउ एक सवाल बड़ा कॉमन आता है कॉस्ट पे। कॉस्ट पे इस तरीके से सवाल पूछेगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग, कारपेंटिंग, एसेट्रा एंड एसेट्रा। तो जब भी कॉस्ट पे सवाल आए तो कॉस्ट क्या होता है? आपको एरिया को मल्टीप्लाई करना है रेट से, या फिर आपको पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करना है रेट से। इज इट क्लियर? कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट या पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई रेट। सर बात समझ में आ गई कि कॉस्ट जब पूछेगा तो मैं एरिया इंटू रेट करूंगा या पेरीमीटर इंटू रेट करूंगा, लेकिन पता कैसे पड़ेगा कि एरिया इंटू रेट करना है या पेरीमीटर इंटू रेट? बाई द यूनिट, बाई द यूनिट। अगर आपको चीजें दे रखी हैं मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो एरिया निकलेगा, और अगर मीटर सेंटीमीटर में दे रखी है तो पेरीमीटर निकलेगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ किसी भी चीज का अगर पूछ लेता है तो कॉस्ट विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट या पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई रेट। ध्यान रखना है यूनिट क्या दे रखी है? रेट की। अगर वो ऐसी लाइन दे रहा है, फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, तो आप समझ जाओगे भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट निकालने में? कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट। कैसे पता पड़ा एरिया निकालना है? क्योंकि भाई आप रेट को देखो ना, रेट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखा है, तो एरिया निकालूंगा। अगर मैं ₹40 पर मीटर लिख दूंगा तो आप कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट लिखोगे। ओके, नाउ अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे। ऑब्जर्व द ट्राइंगल BCD। ऑब्जर्व द ट्राइंगल BCD। आपको BCD ट्राइंगल ऑब्जर्व करना है। तो आपने देखा ये है B, ये है C, ये है D, यानी इस ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूं BCD की। ओके, ट्राइंगल का हर एंगल 90 है, तो मैंने ऑब्जर्व करा और देखा भाई BCD तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल BCD is a right angle triangle। क्यों? बिकॉज एंगल C will be equal to 90 डिग्री। भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल राइट एंगल हुआ, बात सही है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के यहां बना दूं तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है ना? इसका नाम है BCD। BCD, बात सही है। जहां पर BC जो है
वो हमारी विड्थ है, जो CD है वो लेंथ है और इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। डायगोनल यानी ये मेरी डायगोनल है। पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता है कि एल बी और डायगोनल में रिलेशन क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेनस है इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डायगोनल विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अगर मुझे रेक्टेंगल की डायगोनल निकालनी है तो फॉर्मूला इज अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर कभी क्वेश्चन में पूछे फाइंड द लार्जेस्ट रॉड that can be placed inside the rectangle, अगर कभी ऐसा कुछ पूछ ले कि सबसे लार्जेस्ट रॉड जो इस रेक्टेंगल के अंदर रखी जा सकती है, वो सबसे बड़ी रॉड जो होगी वही डायगोनल होता है। यानी वो आपको घुमाने के लिए ऐसा कुछ बोल सकता है, फाइंड द लार्जेस्ट रॉड या फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ रेक्टेंगल। डायरेक्ट पूछ लेता भाई कि फाइंड द डायगोनल बोल रहा है, लेकिन बच्चे की नॉलेज चेक करने के लिए वो ये नहीं लिखेगा फाइंड द डायगोनल, बच्चा फॉर्मूला लगा देगा डायगोनल विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, बल्कि वो घुमाएगा, बोलेगा उस लार्जेस्ट रॉड की लेंथ बताओ जो रेक्टेंगल के अंदर रखी जा सकती है। तो लार्जेस्ट रॉड की लेंथ क्या होगी जो एक रूम के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर रखी जा सकती है, दैट विल बी इक्वल टू डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल की डायगोनल पता पड़ चुकी है, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल और डायगोनल में क्या रिलेशन है वो पता पड़ चुका है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना आता है, एल इनटू बी। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल पता है कि सम ऑफ ऑल साइड कहना गलत है, फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। ओके, कॉस्ट पूछ लेगा तो हम रेट को देखेंगे, अगर रेट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से तो कॉस्ट विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, और अगर रेट पर मीटर के हिसाब से तो कॉस्ट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय रेट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टेंगल। टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी आ गई होगी। अब रेक्टेंगल पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी थ्योरी पर बेस्ड होगा। आप चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्वेश्चंस और अलग से करवा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस आ जाए। बट अभी मैं शेप्स डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ ताकि आपको एक नॉलेज रहे कि हाँ इस तरीके से हमसे कुछ पूछ सकता है। ठीक है, जैसे एक हमारा शेप है और 2D जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ये भी बड़ा प्यारा शेप है स्क्वायर। ये क्या है कुछ इस हद तक का ऐसा कुछ दिखेगा। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD तो इसकी खास बात क्या है, एक तो इसकी सारी साइड्स बराबर है, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, लेट अस से इज इक्वल टू A। ठीक है, सारी साइड्स बराबर लेकर के बैठा हुआ है, इसकी लेंथ भी A है, इसकी विड्थ भी A है, सब कुछ A है, यानी साइड्स बराबर हैं। ओके सर, ये तो हमें पता था। इसके सारे एंगल्स भी बराबर हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90। सर ये भी हमें पता था कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। अब मैं कुछ बातें बोल देता हूं जो आपको नहीं पता। ठीक है, पहली बात सबसे जरूरी, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट every rectangle is
नॉट अ स्क्वायर, इज नॉट अ स्क्वायर। एक अच्छी बात, ये क्या घपला है भाई, आप हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो, ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सच कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर आप ये बोल देते हो कि एवरी रेक्टेंगल, अगर आप ये बोल देते हो कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, लेकिन आप ये बोल देते हो एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, हर रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो बात गलत है। हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हर स्क्वायर को रेक्टेंगल होना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात, अगर हम डायगोनल ऑफ द स्क्वायर की बात करते हैं, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है जी, कर लेते हैं। डायगोनल क्या होगी भाई, ये रही डायगोनल बीडी, है ना। अगर मैं डी को बी से कनेक्ट करवा दूं तो ये बीडी डायगोनल है, लिख देते हैं बीडी, ये हमारा डायगोनल है। अगेन ऑब्जर्व ट्राइंगल बीसीडी, ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी को दोबारा ऑब्जर्व करने का वक्त आ गया। मैं इसको बीसीडी को तोड़कर यहां बना लेता हूं। बीसीडी क्या है, ओके, बीसीडी, मैंने बीसीडी को बाहर निकाल लिया, दिस इज बी सी डी, ये 90 है भाई। बीसी और सीडी ये दोनों तो बराबर हैं, और ये जो बीडी है इसी को आप लोग क्या बोल रहे हो, डायगोनल बोल रहे हो, सही बात है, ये मेरा डायगोनल है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अप्लाई करूं तो वी क्लियरली सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लाऊंगा तो d विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए। दिस इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बच्चों। व्हाट इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर? अगर कोई पूछे डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे सर √2 का मल्टीप्लाई उसकी साइड से कर दो, डायगोनल आ जाएगी। समझा दिया है, याद करने का काम आपका है। मिसाल के तौर पर मैंने बोला कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 4 है, उसका डायगोनल बता सकते हो? हाँ भाई, √2 लगा दो, 4√2 डायगोनल होगा। कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 16 है, तो उसका डायगोनल 16√2 होगा। जो भी साइड है उस साइड में √2 का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो यू गॉट द डायगोनल। आपको क्या मिल जाएगा? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा। व्हाट इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर? साइड मल्टीप्लाई बाई √2। सर एक डाउट है, अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तो डायगोनल कितना होगा? फॉर्मूला लगाएं क्या एग्जाम में? ना, अगर साइड 10 है तो डायगोनल होगा 10 इंटू √2, यानी 10√2। बढ़िया बात है, समझ में आ गया। ओके, नाउ सर सर पेरीमीटर आपने बताया था जहां से चलना स्टार्ट करो वहीं आ जाओ, ठीक है। इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। पहले डी से सी तक गए, डीसी, फिर सी से बी तक गए, सीबी, फिर बी से ए तक आए, बीए, फिर ए से वापस डी पर आ गए, एडी। अब ये डीसी भी ए है, ये सीबी भी ए है, ये बीए भी ए है, ये एडी भी है। ए प्लस ए प्लस ए 4 है, यानी पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अगर आप किसी स्क्वायर की साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो यू गॉट द पेरीमीटर। आपको क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर। बढ़िया बात है सर। अब ये बताओ कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है? अब आप बोलोगे सर क्या ही पढ़ा रहे हो, सबको पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। भाई साइड का स्क्वायर कर लो, साइड ए है तो ए स्क्वायर कर लो, बढ़िया बात है, ये तो आपको पता है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूं। हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर सबको पता है ए स्क्वायर, लेकिन क्या हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर डायगोनल के टर्म में पता है? अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, किसी स्क्वायर की डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द एरिया? उसका एरिया क्या होगा? नाउ आप बोलोगे सर एरिया तो साइड स्क्वायर होता है। अब जो
स्टूडियस बच्चा है वो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 5 है वो यहां पुट करेगा और साइड निकाल लेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला पता है डायगोनल के टर्म में, जो होता है डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जैसे डायगोनल कितनी दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12.5। ये आ गया हमारा स्क्वायर का एरिया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भाई एक एरिया तो ये होता है साइड का स्क्वायर, एक एरिया होता है हमारा डायगोनल जो भी है उस डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इससे भी आप स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो। डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जैसे ही आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू गॉट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपको साइड वाइड के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करके। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रेक्टेंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में। ठीक है, कल हम जो बची हुई दो शेप है, और अगर आप चाहोगे तो मैं पहले कल की क्लास में रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्वेश्चन भी करा सकता हूं। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दोगे कि आप चाहते क्या हो, अगर आप रेक्टेंगल स्क्वायर के क्वेश्चन चाहते हो पहले, तो मैं पहले क्वेश्चन करा दूंगा। और अगर आप चाहते हो नहीं सर क्वेश्चन हम कर लेंगे, थ्योरी काफी है, तो फिर जो बचे हुए दो शेप है हमारे, दैट इज सर्कल और हमारा ट्राइंगल बड़ा पोर्शन है जिसमें मुझे थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल भी पढ़ाना है, आइसोसेलेस भी पढ़ाना है, राइट एंगल भी पढ़ाना है ना। तो और सर्कल भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो दो वो बड़े टॉपिक में मुझे वक्त लगने वाला है, तो वो मैं अलग अलग लेक्चर्स में लूंगा। तो आप जैसा चाहते हो, अगर पहले इसके क्वेश्चन चाहते हो वो बता दीजिएगा, मैं पहले वो करवा दूंगा, या फिर मैं अगला टॉपिक अपना सर्किल या फिर रेक्टेंगल में से कोई एक स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, एमबीए के जो बैचेस इस बार मैं लेने वाला हूं, तो एमबीए के बैचेस जो चलेंगे वो इस तरह से चलेंगे जो हमने स्ट्रेटजी प्लान की है और सोच रहे हैं, मतलब फाइनलाइज हो गया। एमबीए 1.0, देन 1.0 बोल लो आप चाहो तो, एमबीए 1.0, देन 2.0, 3.0, 4.0 एंड सो ऑन। ये बैचेस के नाम है। तो हमारा सबसे पहला बैच जो है एमबीए 1.0, एमबीए 1, वैसे तो सारे बैचेस ही 1 अगस्त को लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन एमबीए 1.0 बैच, ये पहला बैच जेडए एकेडमी स्टार्ट कर रही है, 1.0 बैच एमबीए का। ठीक है, वैसे सारे बैचेस, ऑल बैचेस, ठीक है, ऑल बैचेस, बीए, बीए एलएलबी, लॉ, बीबीए, एमबीए और बाकी के सारे हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 1 अगस्त से। 1 अगस्त, 1 अगस्त से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो कमिंग 1 अगस्त आने वाली है। तो आप उसी में से एक बैच हमारा एमबीए का होगा, ये एमबीए का पहला बैच होगा 1.0 बैच। इसमें इस बैच में जाहिर सी बात है सबूर सर के पास जीएस रहेगी और इंग्लिश मैम के पास इंग्लिश रहेगी, लेकिन जो 50 मार्क्स का आपका पोर्शन होगा 50 नंबर का, वो इस पर्टिकुलर बैच में मैं पढ़ाऊंगा क्वांट्स प्लस रीजनिंग। ठीक है, क्वांट्स प्लस रीजनिंग ये मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता है जो फिर आगे एमबीए के बैचेस बने जैसे 2.0, 3.0 एंड सो ऑन, तो हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि उसमें फिर रीजनिंग वाला पार्ट किसी और फैकल्टी मेंबर को दे दिया जाए। लेकिन ये पहला बैच है तो इसमें दोनों पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। तो अपनी ये पहला बैच है, पूरे साल वाला बैच है। अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप करना चाहते हो, अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो एमबीए में, तो इस बैच को आप 1 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है ज्वाइन कर सकते हो, दोनों मोड में, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, आपकी मर्जी है। ऑनलाइन में अगर आप आते हो तो तब भी आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा सेंटर पर, ताकि ऐप का एक्सेस आपको मिल जाए, या जो हमारा नंबर है ऑफिस वाला उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हो तो आपको ऐप का, जेडए एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर पर आ चुका है, जेडए एकेडमी का ऐप,
ZA एकेडमी का ऐप भी प्ले स्टोर पर आ चुका है, इसके थ्रू आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहने वाली हैं। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तब भी आपको सेंटर विजिट करना है, या फिर जो नंबर दिया हो इस पर आप बात कर लो। अपने आप को इस बैच में एनरोल होने के लिए रजिस्टर कराना जरूरी है, तो आप रजिस्टर करा लो, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एज यू नो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, अभी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल।